वेलकम टू विद्या की जर्नी। ऑडियो वीडियो दोनों बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में फॉर्म डाले हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इससे प्रश्न लेके आए हैं और भी बहुत प्रश्न हैं और व्याख्या सहित है। लगभग 50 प्रश्नों का यह वीडियो है और उसमें व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न आपको और भी याद हो जाएंगे, तो पूरा ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन, इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। किस पद्धति के द्वारा लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने, नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यह भी प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा 2005 में। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी जान लेते हैं किसने क्या कहा, कौन सा नाम दिया, तो उसको भी जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार हैं। जॉर्ज गियर्सन ने कौन सा नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल का क्या नाम दिया? तो आरंभिक काल दिया। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केवल वीर काल कहा। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो सारे आप बहुत अच्छे से बारी बारी एकदम बिल्कुल बार बार रिवीजन करके इसको याद कर सकते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछा जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। वीर काल केवल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आगे भी देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा। ये भी पूछा जाता है, कई जगहों पे पूछा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? तो चारण काल या संधि काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने उसका नाम आधार काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? देखिए आगे क्वेश्चन आ गया, तो आगे यहाँ पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। यह यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। नेक्स्ट है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। देखिए आगे प्रश्न पूछा गया, यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है
कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? तो आदिकाल को चारणकाल रामकुमार वर्मा ने कहा। रामकुमार वर्मा ने चारणकाल कहा। नेक्स्ट है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अगर आपको याद रहेगा किसने कौन सा काल कहा है, तभी आप अशुद्ध और शुद्ध का ज्ञान कर पाएंगे। तो ध्यान से सारे प्रश्नों को पढ़िए और याद भी करिए, बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ही बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा। बिल्कुल पेपर में आप रिवीजन अगर किए रहेंगे तो अच्छे से ही लिख सकते हैं। तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो आप शुद्ध जानेंगे तभी अशुद्ध को छांट पाएंगे। तो बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल मिश्र बंधु ने नहीं कहा था। किसने कहा था? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है, उसको ज़रूर आप कमेंट द्वारा बताइएगा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है तो बीज वपन काल ही अशुद्ध है। इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और यह प्रश्न आया हुआ है आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा क्या? तो वीर काल। और यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा काल कहा? तो वीर काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, अब इनका कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहते हैं? तो वीर काल कहते हैं। यह किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया है? तो आदिकाल का जो वीर काल नाम दिया है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलिए और आप सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न ये 8वां है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए घुमा फिरा के कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। टीजीटी परीक्षा 2011 में भी यह पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से सारे काल को याद कर लीजिए कि किसने किस काल को क्या कहा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है। क्या अपनाया है? तो दोहरा नामकरण अपनाया है। ध्यान से सारे शब्दों को सुनते चलिए
और उससे प्रश्न जरूर बनेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में बांटा है। और इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है, जो इस प्रकार है। आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कह सकते हैं। भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, रीतकाल या उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या गद्य काल। यानी एक काल को 2 काल कह सकते हैं। जैसे आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो आपको याद रहेगा तो अच्छे से बता सकते हैं कि 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किनके द्वारा दिया गया है? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत काल कहा गया आदिकाल को। और यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल आगे आप पढ़ चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा, और यह पीजीटी परीक्षा 2004 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। फिर इससे यह प्रश्न आ गया जियासी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में। नेक्स्ट है आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है राहुल सांकृत्यायन। फिर से यह क्वेश्चन आ गया और टीजीटी परीक्षा 2001 में यह पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में और पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट है आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल के लिए बीजवपन काल किसने कहा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा आदिकाल को, और यह पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। किसने? तो आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो गद्यकाल। गद्यकाल क्या है? तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भाग दिए हैं उसी में से एक काल का नाम है। नेक्स्ट है आगे भी इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है, जबकि गद्यकाल आधुनिक काल को कहा गया है। गद्यकाल किसको कहा गया है? तो आधुनिक काल को कहा गया है। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने 4 भाग बताए हैं उसका यह है कि गद्यकाल को आधुनिक काल भी कहा जाता है। एक का 2 नाम दिए हैं। नेक्स्ट है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को
प्रारंभिक नाम किसने दिया? यह क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप कमेंट द्वारा इसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह विवादित प्रश्न है। जानते हैं क्यों विवादित है? विवादित था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था। ये जानते हैं बी क्या है? तो बी मिस्र बंधु है, तो गलत हो गया। विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को उपयुक्त विकल्प न होने के कारण बाहर कर दिया गया। मिस्र बंधु ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया है। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल दिया है, आदिकाल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं कौन हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त हैं। यह प्रश्न आया हुआ है यूके पीजीटी 2020 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो गणपत चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। यह प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान ने दी थी? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव या गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की कीर्तिमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और यह प्रश्न आया हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में। नेक्स्ट है, आइए इसको भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। तो गद्य का आविर्भाव जिसका समय है विक्रम संवत 1900 से 1925 तक। नेक्स्ट है, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान विक्रम संवत 1925 से 1950 तक। नेक्स्ट है, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान विक्रम संवत 1950 से 1975। नेक्स्ट है, गद्य साहित्य की वर्तमान गति जो तृतीय उत्थान नाम से भी जाना जाता है, तो विक्रम संवत 1975 से आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से माना है। 693 ईस्वी से माना है किसने? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है हिंदी साहित्य का आरंभ। और यह एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से माना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड सन 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल का अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा
हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? तो 693 ईस्वी से मानते हैं। इस तरह आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। एक बार वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें और ऑडियो भी बहुत सारा बना चुके हैं, उसको भी देख लीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत हेल्पफुल लगेंगे क्योंकि बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। तो आप किसी काम को करते हुए सारे प्रश्नों को सुन के आप तैयार कर सकते हैं। आपको यह वीडियो, यह मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा कौन सी है? साहित्य भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। और यह पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। नेक्स्ट है, चलिए इसके बारे में आगे भी जानते हैं कुछ। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें से पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची। कहाँ कहाँ पहुँची? तो जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची। और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व कहाँ से प्राप्त हुआ है ज़्यादा? तो पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास यह अपभ्रंश प्रभावित रचना है। और कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताएं कि यह किसकी रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास यह किसकी रचना है? और यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास है। 1184 ईस्वी है। इसका समय कब है? तो 1184 ईस्वी है। और मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने माना है? रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है? तो मुनि जिन विजय ने माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की है। चलिए आंसर आपको मिल गया कि शालिभद्र सूरि ने इसकी रचना की है। किसकी? तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। किसकी रचना की? तो पंच पांडव चरित रास की भी रचना किसने की? तो शालिभद्र सूरि ने की। खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। खुमार रासों के कितने छंद प्राप्त हुए हैं? तो 43 छंद प्राप्त हुए हैं। ये भी आपके प्रश्न जरूर पूछ सकता है, तो इसको याद रखिए कि खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमार रासों के कवि थे। ढोला मारूरा दुहा के कवि कौन है? तो कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दुहा अपने रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। फिर से सुनिए, ढोला मारूरा दुहा के कवि कौन है? तो कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यह प्रश्न आया हुआ है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। तो
तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। नेक्स्ट है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं और यह प्रश्न आया हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दुहा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ढोला मारूरा दुहा है और यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। कैसा काव्य है? तो लोक भाषा काव्य है। दुहा घड़ाम पुराणाम अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। किसने विस्तार दिया? तो कुशल राय वाचक ने इसका विस्तार दिया। और कब? तो 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है और यह प्रश्न आया हुआ है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार देखिए। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया। किसने किया? तो पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है कि ग्रामीण अपभ्रंश। यह टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईसा से 1100 ईसा तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश जिसको कहते हैं के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्धड़-माड़ या अब्दुल रहमान, जिसकी रचना संदेश रासक है या संदेश रास्य भी कहते हैं। दामोदर पंडित, जिसकी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठाकुर वड़ रत्नाकर विद्यापति की रचना कीर्तिलता आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा मिलता है। शिक्षा मिलता है और यह प्रश्न पूछा गया है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो सराहपा हैं। पहले बौद्ध सिद्ध सराहपा हैं
और यह KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? तो सराहपा। कौन है? सराहपा। सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी का पहला कवि कौन है? तो सराहपा है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा का समय कब माना है? तो 769 माना है। बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका समर्थन किया है और अधिकांश विद्वानों को यही समय माने हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है आइए इसको भी जानते हैं। तो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है। किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिपा। कौन सा है? पुतलिपा। यह TGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से एक बार इस प्रश्न को जानिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिपा। पुतलिपा। और यह TGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आइए इसको भी जान लेते हैं। कुछ व्याख्या भी है इसके साथ, उसको भी जान लेते हैं। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्ध साहित्य आदिकाल हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो 84 है, जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा तथा कनकलापा योगिनी थी। अब योगिनी कौन कौन सी थी उसको जानिए। तो मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा तथा कनकलापा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी। मेखलापा क्या थी? तो सिद्ध योगिनी थी। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, तो ध्यान से सुनिए और देखिए भी और समझिए भी। और एक बार में वीडियो आपको समझ में ना आए तो 2-3 बार आप ज़रूर देख लीजिए उसको, और सारे प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप नोट भी बनाते चलिए। अगर आपने नोट नहीं बनाया है तो मेरे ऑडियो को सुन लीजिए, उससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ऑडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हम समाहित किए हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी, और इस प्रकार 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थीं। 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं थीं? तो 4 महिलाएं थीं। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थी। पुतलिपा सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते थे। पुतलिपा कौन थे? नाम से लग रहा है कि औरत का नाम होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये कौन थे? तो शूद्र वर्ण के थे और कवि थे। कवि थे तो यानी पुल्लिंग थे। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के थे। नेक्स्ट है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं, जिसको सराहपा भी कहते हैं, और यह TGT परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आइए कुछ व्याख्या को भी जानते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के
वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। दोहा कोश नाम से किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। नेक्स्ट है, आइए इसको भी जानते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि? किसने माना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अनेक विद्वानों ने कई लोगों को माना है, तो उसको भी ज़रूर बताएंगे और वीडियो लेके आएंगे, तो आप शेयर ज़रूर करिए अपने ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो यह देखिए क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को। सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सरहपा थे। सरहपा थे सबसे पुराने। और नेक्स्ट है, यह एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है और यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? तो सरहपा को। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान से ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। यह टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है, तो यह सरहपा है और टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है और यह पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो सरहपा से। किसे? सरहपा से। और यह प्रश्न आया हुआ है किससे हुई? तो सरहपा से हुई। और यह प्रश्न आया हुआ है डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया है प्रश्न है। आगे भी जानते हैं इसके बारे में। सिद्धों की वज्रयान शाखा में 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई तथा नरोपा से पूरी हुई। किससे प्रारंभ हुई? तो सरहपा से। और खत्म किससे हुई? तो नरोपा से। भाषा संध्या भाषा बौद्ध धर्म में विकृत रूप से उद्भव, इस तरह के सिद्ध साहित्य के कुछ वो थे। इसको ध्यान से देखिए। सिद्ध साहित्य थी और सिद्ध साहित्य रचना थी दोहा कोश, चर्यापद और सिद्धांत ग्रंथ थे। सिद्धांत चर्चा में ग्रंथ कौन से थे? साधन समुच्चय, अधिकर्म प्रदीप, मंजुश्री, मूल कल्प,
हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ लोग थे, तो कौन थे विद्वान थे? वेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, मोहम्मद शाहिदुल्लाह, ये सारे लोग थे। ध्यान से देखिए, इसको फिर से देख लीजिए सिद्ध साहित्य के में क्या क्या था। ऐसे भाषा, संध्या भाषा, फिर सांध्य भाषा, फिर बौद्ध धर्म में विकृत रूप से उद्भव, फिर श्री पर्वत का प्रधान। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना। यह पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्य या पुण्य या पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी साहित्य इतिहास पुस्तक शिव सिंह सरोज है। कौन सी है? तो शिव सिंह सरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन थे? तो ये और बी दोनों कौन थे? ये मच्छंदर नाथ भी थे और कौन? सरापा। उत्तर प्रदेश, ये 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे इसकी व्याख्या को भी जानते हैं। उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। एक प्रश्न और बन गया कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मच्छंदर नाथ थे। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए तथा बी दोनों दिया है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि ए बी किसके प्रश्न को दिया है। इन सिद्धों नाथों में सबसे पुराने हैं कौन? तो सरापा और मच्छंदर नाथ, ये दोनों दिया गया है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और यह प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों या सिद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसको भी जानते हैं, इसकी व्याख्या को भी जानते हैं। रुक जाइए, हम अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। 1 मिनट। सॉरी, 1 मिनट।
आचार्य हरिशंकर प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उनमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतिक भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न यहाँ हो जाता है आपका खत्म। तो आप पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं